हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे यूपीएससी का टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे टेस्ट का सारे टेस्ट का प्लेलिस्ट है जो एक जगह आपको मिल जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अक्षय की घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे एक अंतरस्थलीय प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें सामग्री का संचरण जो होता है न्यूनतम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। यह शुष्क जलवायु की तुलना में अर्ध जलवायु में अधिक तीव्र होता है। तो पहला कथन तो सही है। इसे एक अर्धस्थलीय इन सीटू प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इनमें सामग्री का संचरण न्यूनतम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। यह शुष्क जलवायु की तुलना में अर्ध जलवायु में अधिक होता है, ये भी सही है। इसमें कौन सा कथन सही? तो दोनों के दोनों कथन सही है। 52 है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की मोटाई अधिक होती है। वायुमंडल की किसी भी अन्य परत की तुलना में समताप मंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। मध्यमंडल वायुमंडल की जो है सबसे ठंडी परत है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा सतह पर परावर्तित होती हैं। तो पूछ रहे 52 का कौन सा सही है? नहीं, पहला तो सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की मोटाई अधिक होती है, ये सही है। और दूसरा जो है गलत है। क्योंकि वायुमंडल किसी भी अन्य परत की तुलना में समतापमंडल जलवाष्प की मात्रा अधिक नहीं बल्कि कम होती है। और मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ये सही है। कंपेयर टू ऑल, तो ये ठंडी होती है। और ये जो कह रहा है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयनमंडल द्वारा जो है सतह पर परावर्तित होती हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन पूछ रहा है कितने कथन सही है? तो इसमें 3 कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूस्थैतिक पवनों का अर्थ सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर प्रसारित होने वाली हवाएं, समान दबाव वाले क्षेत्रों के समांतर प्रवाहित होने वाली हवाएं, समान दबाव वाले क्षेत्रों के लंबवत प्रवाहित होने वाली हवाएं, और जो है निम्न दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में प्रवाहित होने वाली हवाएं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये जो होता है समान दबाव वाले क्षेत्रों के समांतर प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं, मतलब सर्वोत्तम वर्णन यही हो सकता है। ठीक है। और 54 है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु और वनस्पति के संबंध में भी कथन पर विचार कीजिए। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि वर्ष भर दिन का प्रकाश बहुत कम रहता है। रबर के पेड़ आमतौर पर इसी प्रकार की वनस्पति से संबंधित होते हैं। पूछ रहा है कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो देखिए 54 का है तो 54 का हो जाएगा इसमें गलत है। तो देखिए पहला तो गलत है, यह केवल उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है ना। आपको पता है लंबवत किरणें पड़ती हैं 6 महीना दिन, 6 महीने रात वाला सुना होगा। तो या फिर कभी भी रात को सूर्य निकल जाना, तो ये तो गलत है। और ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, गलत है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा भर दिन का प्रकाश बहुत कम रहता है, ऐसा नहीं है। भी तो बताया आपको। और यह रबर के पेड़ आमतौर पर इसी प्रकार की वनस्पति संबंधी नहीं, रबर के पेड़ इस तरह की नहीं बल्कि टुंड्रा जलवायु जो होती है इस दिन देखिए, ये जो होती है रबर के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति में होती है, ना कि टुंड्रा। तीनों के तीनों कथन इसमें गलत है। भारत में जनसंख्या गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1900 के बाद से भारत में कभी भी नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई। वर्ष 1980 से 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये हो जाएगा जो है दोनों के दोनों सही नहीं है। क्योंकि 1900 के बाद से देखिए 1911 से जो है 21 के अवधि में के मतलब मध्य 0.331 की जो है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। और तो 1900 के बाद से एकमात्र ऐसा समय है जब जनसंख्या गिरावट आई थी। और 1918 में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के कारण भी देश भर मृत्यु हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 14 मिलियन लोग की मौत हुई थी। इसमें अकाल, प्लेग, मलेरिया घटनाओं से भी जनसंख्या में गिरावट आई का योगदान था। और ये दूसरा दिया है और 1980 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार बढ़ रही, तो नहीं। अभी तो आपने देखा 1980 की लगातार घट रही है, ना कि बढ़ रही है। वृद्धि दर दशक के लगातार घट रही है। और 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी 24.66%।
जो हुई थी वो 2011 में लगभग 17.64% हो गई। तो ये गलत है दोनों दोनों कथन। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए। बिहार, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से कम है? पूछ रहा है। तो कितने राज्यों का है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें जो है इसमें बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है कितनी है? लगभग ज्यादा है, 1006 है। और वहीं बात करें केरल की तो केरल की जो है 860 है, 860 है। और उड़ीसा की कितनी है? तो उड़ीसा की जो है वो है 270, मतलब ये कम है उड़ीसा की। और अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की बात करें तो इसमें 46 मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग है। और पचमा जो है इसमें है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग, मतलब इसमें 3 जो है 3 में कम है और 2 में ज्यादा है। तो ये कम की बात कर रहा है तो कम जो है वो है 3 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन बी। कहाँ कहाँ पर? उड़ीसा, अंडमान और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 57, महासागरों की लवणता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खुले समुद्र में लवणता अंतर्देशीय समुद्रों की तुलना में अधिक है। आर्कटिक क्षेत्र में लवणता में मौसमी उतार चढ़ाव होता है। मृत सागर में लवणता का स्तर दुनिया के महासागरों की औसत लवणता से अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। 57। देखिए 57 का जो पहला है, खुले समुद्र में लवणता जो है तो पूछ रहा है अंतर्देशीय समुद्रों की तुलना में अधिक है। जी नहीं, अधिक नहीं बल्कि कम है। और इसमें पूछे तो आर्कटिक क्षेत्र में लवणता में मौसमी उतार चढ़ाव होता है। बिल्कुल होता है, गर्मियों में बर्फ पिघलने के कारण लवणता कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। और मृत सागर में लवणता का स्तर दुनिया के महासागरों के औसत लवणता से जो है अधिक है। बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कितने सही है? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। महासागरों में तापमान के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। दक्षिण गोलार्ध के महासागर उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में सतही जल का तापमान अधिक होता है। महासागरीय जल का तापमान अनुदैर्ध्य रूप से भिन्न होता है। महासागरीय धाराएं महासागरीय सतह के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो 58 का पूछ रहा है। 58 का जो हो जाएगा, पहला तो गलत है। और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए महासागरों के सतही जो है महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये जो होगा कम हो जाएगा। और जो है अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान में भी की दर में भी कमी आएगी और ये 0.5 डिग्री होती है लगभग कमी। और उत्तरी गोलार्ध के महासागर में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा तापमान दर्ज किया। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही आपका गलत होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन होते हैं। ग्रेनाइट और संगमरमर अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें केवल पृथ्वी की सतह पर ऊपर बनती हैं। कौन सा कथन इसमें गलत है वो पूछ रहा है। 1, 2, 2, 1, 3 या 2, 3। 59 का पहला जो सही है, अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन होते हैं। दूसरा गलत है, ग्रेनाइट संगमरमर अवसादी चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट और संगमरमर अवसादी चट्टानों का हिस्सा नहीं है बल्कि ग्रेनाइट के चट्टानों के हिस्से हैं। ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानों के हिस्से हैं। ठीक है, और अवसादी चट्टानें केवल पृथ्वी की सतह के ऊपर बनती हैं। तो ये जो है सही है। तो इसमें कौन सा तथ्य सही है? 1 और 3 नहीं, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। गलत पूछा है ना। सृष्टि है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवर्तनिक प्लेट की रूपांतरण सीमा पर नई परपटी का निर्माण होता है। पृथ्वी की परपटी के अंदर रेडियोधर्मी क्षय और अवशिष्ट उष्मा संवहन कोशिकाओं को संचालित करती हैं। विवर्तनी प्लेटों की गति प्रदान करती हैं। भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण हॉट स्पॉट ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। देखिए इसमें जो है पहला जो है वो तो गलत है क्योंकि विवर्तनी प्लेटों की रूपांतर सीमा पर कई नई परपटी का निर्माण होता है। तो ये गलत है, ये परपटी का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, और तो पृथ्वी की परपटी के अंदर रेडियोधर्मी और अवशिष्ट जो है
अवशिष्ट ऊष्मा समान कोशिकाओं को संचालित करती है जो विवर्तनिक प्लेटों को गति प्रदान करती है, ये सही है। भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण हॉट स्पॉट ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 सही है और ये पहला गलत है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जो है औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म ऋतु ठंडी और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। पूछ रहा है कौन सा गलत है 61 का। देखिए 61 का जो पहला तो गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट ठंडे जो है अपेक्षाकृत अधिक नहीं बल्कि ठंडे होते हैं, कम होता है, तो ये गलत है गया। और ये मध्य और उच्च जो है अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म ऋतु ठंडी होती है और शीत ऋतु जो होती है मृदु होती है, ये सही है। तो ऑप्शन गलत पूछा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गलत। ज्वार भाटा के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार उत्पन्न बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण और केंद्रीय बल के बीच के अंतर है। निम्न ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और विस्तृत महाद्वीपीय मग्नतट पर ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तो कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, एक, तीन या तीन? आप स्क्रीन पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। देखिए पहला जो है वो गलत है। देखिए जो ज्वार भाटा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफी हद तक और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार की घटना के प्रमुख कारण है। एक अन्य कारण अपकेंद्री बल है जो गुरुत्वीय घर्षण को संतुलित करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार ज्वार उत्पन्न बल को इन दो बलों के बीच का अंतर यानी कि जो है चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण और केंद्रीय बल होता है। तो ये जो होता है पहला जो है गलत है। इसमें ज्वार उत्पन्न बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण और केंद्रीय बल के बीच का अंतर होता है। तो देखिए ज्वार उत्पन्न बल जो है दो बलों के बीच का अंतर यानी कि जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण और केंद्रीय बल होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा उटपटांग दे दिया है। क्या उटपटांग? इस प्रकार का ज्वार उत्पन्न जो है इन दो बलों के बीच का अंतर होता है, यानी चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल का और अपकेंद्री बल का ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्न ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं। तो ये जो है दूसरा भी गलत है, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इन्हें बसंत ज्वार कहा जाता है और ये महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा के समय, दूसरा अमावस्या के समय। ठीक है, और इनकी जो है चंद्रमा दोनों की सीधी ज्वार की ऊंचाई पर सीधा असर डालता है। ठीक है, ये बसंत ज्वार होता है। और निम्न ज्वार तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य, चंद्रमा गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब आता है। तो ये गलत हो गया। विस्तृत महाद्वीप मग्न तट पर ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन केवल एक सही होगा, डी। ठीक है, और ये 63 है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के संबंध में भी कथन विचार कीजिए। ग्लोबल जियो पार्क संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है। यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क सूची के अंतर्गत भारत का कोई भी जियो पार्क पंजीकृत नहीं है। कौन सा इसमें गलत है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। 63 का। देखिए ग्लोबल जियो पार्क जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रदान किया गया एक पदनाम नहीं है, बल्कि यूरोपीय और 8 चीनी जियो पार्क पेरिस में यूनेस्को में जो है मुख्यालय में ग्लोबल जियो पार्क के नेटवर्क की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये ग्लोबल जियो पार्क के निर्माण के लिए वो लोग जिम्मेदार है, ना कि ये यूनेस्को के महाधिवेशन के 38वें सत्र के दौरान हुआ था। तो ये तो गलत हो गया। और यूनेस्को की क्या पूछ रहे हैं? कौन सा गलत पूछा है ना? तो पहला गलत है और दूसरा है सही। यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क सूची के अंतर्गत भारत को भी जियो पार्क का पंजीकृत नहीं है, तो ये सही है। और बाकी पहला गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। गलत पूछा है इसमें। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम पहल का नेतृत्व कौन सा संगठन करता है? ग्लोबल सोलर काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सतत विकास समाधान नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? कौन करता है? तो ये करता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी।
वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित एक पहल है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, या कोई नहीं? तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोडक्ट से प्रजनित कोरल को नीदरलैंड में बर्गस चिड़ियाघर में यूरोप की सबसे बड़ी चट्टान में पेश किया गया है, जो कोरल आबादी में वैश्विक गिरावट के बीच का अवसाद प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या विश्व खाद्य कार्यक्रम, या खाद्य सुरक्षा नेटवर्क? तो ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नास जो है संगठनों को अपने नेटवर्क बुनियादी ढांचे के प्रावधान और प्रशासन को तीसरे पक्ष की सेवा प्रदान करने को सौंपने की अनुमति देता है। तो क्या सही है? जी तो सही है। और ना जो संगठनों के लिए अपने स्वयं के नेटवर्किंग हार्डवेयर में निवेश करने और उसके रख रखाव की आवश्यकताओं को हटा देता है, ये भी सही है। और यह नॉस जो है आवश्यकता अनुसार बैंड विड्थ, राउटिंग एंड सुरक्षा सेवाओं में जैसे नेटवर्किंग संसाधनों का तत्काल पहुंच प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सभी के सभी सही है और हो जाएगा सी। हाल ही में समाचारों में रहा पारो स्टेटमेंट निम्नलिखित में किस संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, उष्ण लहरें और ग्लेशियर से, बाघों और उनके भूदृश्यों के संरक्षण से, ये सीमा पर आतंकवाद से। तो यह बाघों और उनके भूदृश्यों का संरक्षण के लिए। समाचारों में लिखित क्रिस्टल मेज 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? यूएसए, इजराइल, फ्रांस, या रूस? देखिए ये विकसित की गई थी इजराइल द्वारा। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और नेक्स्ट हम चलेंगे 70 की तरफ। समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 के संबंध में मुख्य कथन पर विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रगति पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास पर था। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति पर चर्चा करना था। कितने कथन इसमें गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये सभी, या कोई नहीं? 70 का आंसर कौन सा गलत है? इसमें देखिए तीनों के तीनों गलत हैं। ये शिखर सम्मेलन विशेष रूप अंतरिक्ष अन्वेषण प्रगति के केंद्रित था। तो ये देखिए अजय के एक जिसमें जो है ये एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम था जिसमें सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, शिक्षा, निर्गत, निजी क्षेत्र और युवा शामिल हैं। इसके मुख्य उद्देश्य थे संयुक्त राष्ट्र आर्डर की पुष्टि करना और बहुपक्षीयता को पुनर्जीवित करना। मुख्य ध्यान प्राचीन सभ्यताओं से इतिहास पर था, ये भी गलत है। सतत विकास लक्ष्यों वगैरह पर इनका फोकस था। और ये शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना, इसमें जो होता है नई चुनौती के समाधान वगैरह ये सब था, ये सब नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनोवेशन ट्रैप को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऐसी स्थिति जहां कोई इनोवेशन ट्रैप के बारे में पूछ रहा है, ऐसी स्थिति जहां कोई अपनी कंपनी वृद्धिशील सुधारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है और मौलिक नवाचारों की उपेक्षा करती है, या ऐसी स्थिति जहां कोई कंपनी अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश करती है लेकिन अपने नवाचार का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण करने के लिए संघर्ष करती है। एक रणनीति जिसमें कंपनियां दीर्घकालिक विकास की कीमत पर तत्काल लाभ को प्राथमिकता देती हैं, या ऐसा परिदृश्य जहां एक कंपनी मौलिक नवाचारों का अपेक्षा वृद्धिशील सुधारों पर प्राथमिकता देती है। 71 का कौन सा सही है पूछा है। देखिए नवाचार मतलब नए विचारों को लाना, मौलिक नवाचारों की अपेक्षा वृद्धिशील सुधारों पर प्राथमिकता देती है। तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब परिभाषा यही सही है। सैटेलाइट कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही विचार करना है? सैटेलाइट फोन को उपग्रहों के साथ संचार करने के लिए अबाधित लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से की गई कॉल की तुलना में सैटेलाइट कॉल में आमतौर पर कम विलंबता का अनुभव होता है। सैटेलाइट कॉल आमतौर पर लैंडलाइन कॉल से सस्ती होती है। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, कोई नहीं? 72 का देखिए पहला सही, सैटेलाइट फोन को उपग्रहों के साथ संचार करने के लिए अबाधित लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से की गई कॉल की तुलना में सैटेलाइट कॉल आमतौर पर कम विलंबता का अनुभव होता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है अधिक विलंबता का अनुभव होता है, कम नहीं। और यह सैटेलाइट कॉल आमतौर पर लैंडलाइन कॉल से सस्ती होती है। तो देखिए सस्ती नहीं होती है बल्कि महंगी होती है। तो ये हो जाएगा, इसमें से 2 गलत है, दूसरा और तीसरा।
नेक्स्ट है 73, दोहरे कराधान अपवंचन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। डीटीए दो देशों के बीच एक समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के निवासियों की एकल आय पर कर लगाने से रोकना है। डीटीए जो है केवल व्यक्तियों पर लागू होता है और कंपनी पर लागू नहीं होता है। डीटीए के अंतर्गत व्यक्ति स्रोत देश में भुगतान किए गए करों के लिए अपने निवास देश में छूट, क्रेडिट या कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, ये सभी तीनों, कोई नहीं। 73 का देखिए, इसमें जो है पहला तो सही है, डीटीए दो देशों के बीच एक समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के निवासियों के एकल आय पर कर लगाने से रोकना है। लेकिन दूसरा गलत है, डीटीए केवल व्यक्तियों पर लागू होता है, कंपनी पर नहीं। नहीं, ये दोनों पे लागू होता है। ठीक है, ये व्यक्तियों के कराधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं परंतु ये कंपनियों के कराधान को भी कवर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और डीटीए के अंतर्गत व्यक्ति स्रोत देश के भुगतान के लिए जो है किए गए करों के अपने निवास देश के छूट, क्रेडिट या कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं, ये सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, केवल एक गलत है, पहला। दूसरा गलत है ना वही। नेक्स्ट है 74, लेवेंडर की खेती के संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। ये छोटे आकार की एक बारहमासी सुगंधित जड़ी बूटी जो इत्र उद्योगों और वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र में मूल्यवान है। इसे बीज रूटेड कॉटिंग और ऊतक संवर्धन और लेयरिंग जैसे तरीकों से समय प्रवर्धित किया जाता है। इसकी खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति में ठंडी सर्दियां और गर्म ग्रीष्मकाल और कम धूप शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। 74 में जो सही होगा सभी के सभी सही है। नेक्स्ट है 75, लगभग 3000 वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक कलाकृति कुम्मुट्टी पथी और रॉक पेंटिंग जो हाल ही में समाचारों में थी, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो ये जो है ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। और है वेज बैंक के संबंध में भी कथन पर विचार कीजिए। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्छ के रण में पश्चिम में स्थित है। ये दुनिया का सर्वाधिक प्रचुर मत्स्य क्षेत्रों में से एक है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, सभी दोनों, या ना तो एक ना तो दो? इसमें देखिए पहला जो है वो गलत है। यह भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्छ के रण में पश्चिम में नहीं है। विश्व बैंक कन्याकुमारी के दक्षिण में केप कॉमोरिन के पास स्थित है, तो ये गलत हो गया। ये दुनिया का सर्वाधिक प्रचुर मत्स्य क्षेत्र में से एक है, तो ये सही है। बाकी एक गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और 77 है, विज्ञान आधारित लक्ष्य जो है SBTI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करना है। यह जलवायु विज्ञान के अनुसार, गलत पूछा है इसमें। यह जलवायु विज्ञान के अनुसार कॉर्पोरेट नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित करने हेतु दुनिया का एकमात्र ढांचा है। यह विश्व संसाधन संस्थान WRI और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो? 77, इसमें देखिए दोनों की दोनों सही है, मतलब कोई गलत नहीं है। और है निम्नलिखित में से विचार करिए। ये मुद्रास्फीति का प्रकार है, अर्थ है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? इसमें समय के साथ कीमतें धीरे धीरे मध्यम दर से बढ़ती हैं। और देखिए श्रिंकफ्लेशन जो होता है एक तरह की प्रच्छन्न मुद्रा होती है जिसमें उत्पादन किसी उत्पाद के आकार या मात्रा को कम कर देती है जबकि कीमत वही रहती है। और उत्पाद की कीमत में वृद्धि नहीं होती है लेकिन वजन या आयतन की प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है। तो ये वजन में कमी बढ़ोतरी होगी लेकिन इसमें नहीं होगी, तो ये हो जाएगा श्रिंकफ्लेशन। और संरचनात्मक तो ये गलत है। और जो होता है बढ़ती, ठीक है। संरचनात्मक जो होता है दूसरा सही। संरचनात्मक मुद्रास्फीति आपूर्ति श्रृंखला या उत्पादन संतुलन के कारण कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, ये सही है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? जैसी स्थिति जहां उत्पाद का आकार घट जाता है जबकि उपभोक्ता के लिए कीमतें अपरिवर्तित रहती है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? समय के साथ कीमतों में होने वाली क्रमिक और अस्थायी वृद्धि होती है जो आमतौर पर मध्यम दर पर होती है। ठीक है, ये जो है पहले वाले में चला जाएगा और पहला वाला तीसरे वाले, तो ये दोनों अपोजिट कर दिए गए, बाकी दूसरा सही है। तो इसमें पूछ रहा है कितने युग्म सही है, तो केवल एक युग्म सही है, वो भी दूसरा वाला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79, संयुक्त समुद्री बलों CMF के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है जो मुख्य रूप से समुद्री डकैती को रोकने के लिए सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित है। दूसरा है सदस्य राष्ट्र इसके राजनीतिक और सैन्य आदेशों का पालन करते हैं। तीसरा है भारत संयुक्त समुद्री सेना का सदस्य नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला सही है। और दूसरा देखिए तो दूसरा जो है गलत है
क्योंकि सदस्य राष्ट्र जो होते हैं सीमा में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक है और कोई भी राष्ट्र उन कर्तव्य को करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे वह करने के लिए तैयार है, तो कोई बाध्य करनी है। तो ये जो है ये गलत हो गया। और तीसरा भी गलत है, भारत संयुक्त नौसेना समुद्री सेना का सदस्य नहीं बल्कि सदस्य है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें कथन सही है पूछा है तो केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर्स अल्टरनेटिव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो रैखिक अर्थव्यवस्था को वृत्ताकार प्रणाली में परिवर्तन पर केंद्रित है। यह हस्तक्षेप के 4 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: भस्मीकरण, शून्य अपशिष्ट, प्लास्टिक और जलवायु। यह 90 से अधिक देशों का गठबंधन है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है 80 का। देखिए पहला इसमें गलत है। यह एक अंतर सरकारी संगठन नहीं बल्कि 1000 से अधिक जमीनी स्तर के समूहों और गैर सरकारी संगठनों के व्यक्तियों का एक वैश्विक गठबंधन है, तो ये हो गया गलत। यह हस्तक्षेप के 4 प्राथमिक जो है क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, भस्मीकरण, ये सही है। और ये 90 से अधिक देशों का गठबंधन है, ये जो है गलत है। इसमें जो है 100 देशों के नहीं बल्कि 90 से अधिक देशों में से 1000 से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं। ठीक है, ये 90 से अधिक नहीं बल्कि लगभग इसमें कितने हैं 1000 से अधिक संगठन में देश शामिल हैं, तो ये हो जाएगा। ये भी गलत, तो ऑप्शन इसमें पूछा सही तो केवल एक सही है, ये हो जाएगा। और इसमें है 81 दुर्गा 2 प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अपने लक्ष्य को संकेंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके आमतौर पर लेजर, माइक्रोवेव या किरणों के माध्यम से क्षति पहुंचाता है। इनकी किरणें जो होती है गुरुत्वाकर्षण एवं मंडलीय खिंचाव के बाध्यकारी प्रभाव से अप्रभावित रहती हैं। ये प्रकाश की गति से घातक किरणें छोड़ते हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। 81 का तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 82 है प्राय समाचारों में रहने वाला मिशन ईशान निम्नलिखित में से किस संबंधित है? एक राष्ट्र एक कर से, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से, एक राष्ट्र एक हवाई एक क्षेत्र से, या एक राष्ट्र एक ग्रिड से। इसका आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। और है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के स्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र प्रायः समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित होते हैं। कोयला क्षेत्रों की निकटता ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, या एक, दो, तीन। इसमें जो है पहला जो है पहला गलत है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। तो देखिए औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब उस तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों और अपनी निकटता के लाभों को आपस में साझा करते हों। दुनिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्थित है, ना कि उष्णकटिबंधीय। समशीतोष्ण में है, तो पहला गलत हो गया। औद्योगिक क्षेत्र प्राय समुद्री बंदरगाहों के निकट है, बिल्कुल। और कोयला क्षेत्रों की निकटता ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। एलिमिनेशन लगाते तो भी पहला हटा देते तो आ जाता आंसर बी। और नेक्स्ट है 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र से कोयला और स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों का जल और बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर कालीमाटी रेलवे स्टेशन टिस्को द्वारा अपना इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए साकची के चयन के पीछे उपरोक्त में से कितने कारण सही हैं? केवल एक, दो, तीन, या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है तीनों के तीनों कारण रिस्पॉन्सिबल थे। और बॉक्साइट खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पठारों, प्रायद्वीपों और भारत की पहाड़ी श्रृंखलाओं और तटीय इलाकों पर स्थित लैटेराइट चट्टानों से प्राप्त होती है। यह मुख्यतः तृतीय युग के निक्षेपों में पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन सही? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें पहला सही है, पठारों, प्रायद्वीपीय, भारत की पहाड़ी श्रृंखलाओं और तटीय इलाकों पर स्थित लैटेराइट चट्टान से प्राप्त होती है। मुख्यतः तृतीय युग के निक्षेपों में पाया जाता है, ये भी सही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा बॉक्साइट प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये गलत है। बल्कि बॉक्साइट में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात का ये आते हैं, बल्कि ये तीनों नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका पूछा है सही, तो केवल दो सही है। और 86 है खनिज पदार्थ है वह क्षेत्र जहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। अभ्रक लोहरदगा में, या तांबा अग्निकुंडला में, या फिर लौह अयस्क कालखंडी हंडी में। कितने युग सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, ये सभी तीनों, कोई नहीं। 86 का जो है पहला गलत है। ये जो है ये
देखिए लोहरदगा के पठार में बॉक्साइट के भंडार होते हैं, ना कि अभ्रक के। यहाँ बॉक्साइट के भंडार होते हैं। और ये जो होता है तांबा, दूसरा सही है, ये तो अग्निकुंडला में है। और लौह अयस्क जो है ये देखिए उड़ीसा के कालाहांडी में जो है बॉक्साइट के अयस्क होते हैं, ना कि यहाँ पर बॉक्साइट के अयस्क होंगे, ना कि लौह अयस्क। ठीक है, तो ये गलत हो गए। तो ऑप्शन इसमें क्या पूछ रहा है, कितने सही सुमेलित हैं? तो केवल एक ही सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। द्वितीयक उत्पादन को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी की धरातल का लगभग 70% से भाग समुद्री द्वारा ढका हुआ होने के बावजूद महासागर जीवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में केवल 32% का योगदान करते हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीनों? कोई नहीं। 87 का तीनों के तीनों कथन सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें है संख्याओं का पिरामिड सदैव आधार पर बृहद संख्या में प्राथमिक उत्पादकों को शीर्ष पर तथा अल्प संख्या में उच्च स्तरीय मांसाहारियों को दर्शाता है। यह खड़ी अवस्था में होता है? नहीं, खड़ी नहीं, ये बैठी अवस्था में, मतलब वर्टेड, जो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों में होता है। बायोमास का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, जो सदैव खड़ी अवस्था में होता है। ये दूसरा जो है ये गलत है। बायोमास का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में नहीं रहता, बल्कि यह जो होता है ये पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर सीधा या उल्टा भी हो सकता है। जैसे स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है, जबकि यह जो होता है जिसमें प्राथमिक उत्पादों को बृहद आधार में शो किया जाता है। और कई जलीय पारिस्थितिक तंत्र बायोमास का पिरामिड जो होता है वो उल्टा रूप धारण कर सकता है, जिसमें उपभोक्ता बायोम किसी भी समय उत्पादक बायोमास से अधिक हो सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है प्रत्येक। तो ये सदैव उल्टा नहीं बल्कि सदैव सीधा होता है एनर्जी का पिरामिड, ये भी गलत है। तो कितने कथन गलत है ये पूछा है, तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसका मतलब हो जाएगा 2 गलत है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बारंबार जलवायु संबंधित बदलाव होते हैं, जिसके कारण समय के साथ प्रजातियों में विविधता आती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश, वर्षा का उच्च स्तर, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला में योगदान देता है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, सभी दोनों के दोनों, या ना तो एक ना तो दो। 89 का पहला गलत है। ये क्षेत्रों में जलवायु संबंधी बदलाव होते हैं जिनके कारण प्रजाति में विविधता आती है, ऐसा कुछ नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश और वर्षा का उच्च स्तर जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की विशाल श्रृंखला का योगदान देता है, ये सही है, तो ऑप्शन जाएगा बी। महासागरों की तापमान संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म महासागरीय जल की ऊपरी परत मध्य अक्षांशों में केवल गर्मियों के दौरान ही विकसित होती है। तो और ये है आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में ठंडे पानी केवल एक परत मौजूद होता है। और थर्मोक्लाइन एक सीमित क्षेत्र है जहां पर तापमान में तीव्र कमी होती है। कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, तभी तीनों? कोई नहीं। देखिए पहला तो सही है इसमें, और दूसरा जो है दूसरा भी जो है वो सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट में ट्रेंच और कैनियन पाए जाते हैं। गुयार्ट एक सागर नितल पर्वत है जिसका शिखर समतल होता है और समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है। सीमाउंट मूलतः ज्वालामुखी होते हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, दो, एक, तीन, या तीन, एक, दो, तीन? 91 का तो इसमें देखिए किसका तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय जो होता है महाद्वीप ढलान जो होती है महाद्वीपीय मग्नतट और महासागरीय बेसिन को जोड़ता है। ढलान की तीव्रता 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और इन क्षेत्रों को जो होती है ढलान की सीमा महाद्वीपों में अंत को इंगित करती है और इस क्षेत्र को कैनियन और गर्त में पाए जाते हैं। और कथन दूसरा जो है गलत है। गुयार्ट एक सागर नितल पर्वत है जिसका शिखर समतल और समुद्र की तल तक नहीं पहुंचता है। तो ये गलत है क्योंकि ये एक सपाट शिखर वाला माउंट होता है। तो ये बाकी एक सही है, तीसरा। 92 है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। मूल सामग्री, जलवायु, स्थलाकृति, समय, जैविक गतिविधि। उपरोक्त में से कितने मृदा निर्माण में निष्क्रिय नियंत्रण कारक हैं? केवल दो, केवल तीन, सभी तीनों? कोई नहीं, सभी पांचों?
मतलब 1 2 3 मतलब ये 2 3 4 5 कौन से सही है इसमें? 92 का पहला सही है। इस मृदा निर्माण में नियंत्रण में जो है नियंत्रण कारक कौन से हैं? पहला मूल सामग्री तो है ही, और दूसरा जो है गलत है, जलवायु नहीं है, और स्थलाकृतियाँ जो है स्थलाकृतियाँ हैं। तीसरा जो समय भी सही है, और चौथा जैविक गतिविधियां भी सही है। जैविक गतिविधियां नहीं होंगी। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है ये तो ये निष्क्रिय का नियंत्रण पूछ रहा है, तो ये सब सक्रिय कारक है, ये नहीं होगा। जलवायु तो होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 1 3 4 मतलब इसमें से 3 जो है निष्क्रिय कारक 3 होंगे, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और निम्नलिखित पर मिलान कीजिए। मिलान करने वाला क्वेश्चन है 93 का। मृदा सर्पण क्या होता है? अच्छा, यहाँ ऑप्शन भी दिया है, ये रहा ऑप्शन, ये रहा मृदान। तो मृदा सर्पण, देखिए मृदा सर्पण जो होता है वो होता है मृदा या चट्टान के मलबे का मंद और क्रमिक ढाल संचालन। और जो होता है मृदा प्रवाह जो होता है अर्थ फ्लो, ये जल संतृप्त चिकनी या गादयुक्त मृदा का संचलन करता है। और हीव क्या होता है? हीव जो होता है ये होता है पाले के कारण होता है हीव। और स्लम्प होता है पीछे की ओर घूमते हुए चट्टानों के मलबे का खिसकना। तो ऑप्शन 2 3 1 4 ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के संदर्भ में कथन में विचार कीजिए। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा में बाईं ओर बल लगता है। यह दाब प्रवणता बल के समांतर कार्य करता है या अक्षांश कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। कितने कथन गलत है इसमें पूछ रहा है कोरियोलिस बल के बारे में। तो देखिए इसमें जो है गलत पूछ रहा है। पहला तो सही है, ये जो होता है इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा में दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है, ये सही है। और इसमें दूसरा जो है गलत है, ये दाब प्रवणता बल के समांतर कार्य करता है। तो ये जो होता है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। यह अक्षांश कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है तो केवल एक ही गलत है, दूसरा। वाताग्रों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सभी अक्षांशों पर घटित हो सकते हैं। स्थिर वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र भी कहा जाता है। पर इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें कोई सही नहीं है, पहला गलत है। 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं, शीत, उष्ण और स्थिर अवशिष्ट। तो ये तो गलत है। और जब वाताग्र स्थिर रहता है तो उसे स्थिर वाताग्र कहते हैं। जब शीत वायु, उष्ण वायु और जो होते हैं राशि की ओर बढ़ते हैं तो इसे संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। और ये कई टाइप करते हैं, तो ये तो गलत है। और ये स्थिर वाताग्र को अवशिष्ट वाताग्र भी कहा जाता है। तो ये जो होता है ये वाताग्र मध्य अक्षांशों में होते हैं। तो देखिए मध्य अक्षांशों में, सभी अक्षांशों में मध्य अक्षांशों में होते हैं। बाकी 4 प्रकार के होते हैं जिनका नाम मैंने कुछ देर पहले बताया। तो दोनों गलत हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उष्मांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है तो तुषार बनता है, मतलब फ्रॉस्ट। और सहिम वृष्टि मतलब स्लीट वर्षण एक प्रकार है जिसमें हिम की कई संकेंद्रित परतें होती हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें देखिए पहला तो सही है, जब उष्मांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है तो तुषार बनता है। और दूसरा गलत है, सहित वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे या पिघली हुई वर्षा के पानी की जमी हुई बूंदे होती हैं। तो ये हो जाएगा गलत। सतह पर वर्ष की बूंदों के बीच छोटे आकार के बर्फ के रूप में गिरती है। कभी कभी वर्ष की बूंदे बादल से मुक्त होने के कारण बर्फ के छोटे गोलाकार टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत। तो इसमें केवल पहला सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 97। स्थलीय विकिरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह दीर्घ तरल तरंग और विकिरण से गर्म होती है। विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी पर एल्बिडो कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरणों में अवशोषित होती है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक या तीन, 1 2 3 गलत पूछ रहा है 97 का। तो इसमें जो है पहला गलत है। पृथ्वी की सतह दीर्घ तरंग और विकिरण सोखती है, तो गलत है। विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी पर एल्बिडो कहा जाता है, दूसरा सही है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में होती है, पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, तो लघु तरंगों के रूप में होती है, ये गलत है। और विकिरण की परावर्तित मात्रा पृथ्वी के एल्बिडो कहा जाता है, ये सही है। और ग्रीन हाउस गैस तरंग विकिरणों को अवशोषित करती है, ये भी सही है।
तो इसमें गलत पूछा है तो केवल एक गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा गलत है। अस्पष्ट आकाश एवं स्थिर वायु वाली दीर्घकालीन सर्दी की रात्रि व्युत्क्रमण के कारण आदर्श स्थिति होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर सामान्य रहता है। घने कोहरे का निर्माण इन्हीं घटनाओं का परिणाम है, ये काफी दुर्लभ घटना है। 98 का डी हो जाएगा गलत, ये दुर्लभ घटना नहीं है, बल्कि व्युत्क्रम आमतौर पर अल्पकालिक होता है, लेकिन यह सामान्य घटना है। और नेक्स्ट है 99 भू आकृतिक कारक है, भू आकृतिक निक्षेपक अपवर्तन है, इसमें को मिलान करना है। तो ये कूट रहा, ये मिलान रहा, देख लीजिए। चलिए हवा और भूजल है, हिमनद है, प्रवाही जल है। 99 क्वेश्चन है। तो देखिए हवा जो होती है पेंडिमेंट होते हैं, और भूजल जो होता है भूजल ये हो जाएगा डोलाइन, और हिमनद जो है हिमनद हो जाएगा सर्क, और प्रवाही जल हो जाएगा बिंदु रोधिका। तो ऑप्शन हो जाएगा 2143 बी। तरंगों और धाराओं के संबंध में स्थल कृतियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। एक रोध रोधिका जो खाड़ी के शीर्ष तक फैली होती है उसे समुद्री स्टैक कहा जाता है। इस बीच चट्टान का एक प्रतिरोधी पिंडन है जो मूलतः किसी चट्टान या पहाड़ी का हिस्सा होता है। भारत के पश्चिमी तट पर अपरदनकारी भू आकृतियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। देखिए इसमें पहला गलत है। रोधिका जो होती है जलमग्न संरचनाएं होती हैं, जब ये जल से ऊपर उठती है तो उन्हें रोधिका कहा जाता है। एक रोधिका जो खाड़ी के सिरे तक पहुंचती है उसे स्पिट कहा जाता है। तो ये तो गलत है, और ठीक है, तो ये अपोजिट दे दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, गलत है। तीसरा सही है, भारत के पश्चिमी तट पर अपरदनकारी भू आकृतियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये सही है, केवल एक सही है। ये देखिए इसका डिफिनेशन दे दिया है, रोधिका का डिफिनेशन ये दे दिया है, ठीक है। तो चलिए खत्म होता है ये आपका। तो कैसा लगा वीडियो फीडबैक दीजिएगा, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।